हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DHCP सर्वर के बारे में कि DHCP सर्वर कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि DHCP सर्वर क्या है और ये कैसे काम करता है। सो व्हाट इज़ DHCP? तो जो DHCP की फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर आप फ्रेशर हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे DHCP की फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाएगी कि DHCP क्या है। तो DHCP की फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल and DHCP is used to quickly and automatically allocate unique IP addresses to devices। यानी कि DHCP सर्वर अगर आपके पास है तो आपको अपने कंपनी इन्वायरमेंट में अपने डिवाइसेस पर, यानी कि आपके पास अगर कंपनी में डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स या आईपैड या उसके अलावा कोई भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं जहाँ पे आप IP एड्रेसेस यूज़ करेंगे, तो आपको मैनुअली IP एड्रेस साइन करने की ज़रूरत उन डिवाइसेस पर नहीं है। यानी कि DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली उन सभी डिवाइसेस को एक IP एड्रेस असाइन कर देगा, यानी कि एक यूनिक IP एड्रेस असाइन कर देगा। DHCP uses DORA process to allocate unique IP addresses to devices। यानी कि जब DHCP सर्वर किसी डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करता है तो उसमें वो DORA प्रोसेस का यूज़ करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये DORA प्रोसेस क्या है। तो DORA प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले आपका डिवाइस सर्वर को एक डिस्कवर पैकेट भेजता है। जैसे ही आपका डिवाइस सर्वर को एक डिस्कवर पैकेट भेजेगा IP एड्रेस चेक करने के लिए, उसके बाद आपका सर्वर उस डिवाइस को एक ऑफ़र करेगा IP के साथ। उसके बाद आपका डिवाइस ये कंफर्म करेगा कि ये IP मुझे चाहिए, इसको कंफर्म कर दीजिए। तो लास्ट में जो एक्नॉलेज होगा वो सर्वर भेजेगा डिवाइस को कि मैंने ये IP एड्रेस असाइन कर दिया। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका DHCP सर्वर है और इस DHCP सर्वर पर आपकी कंपनी के सारे जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप या उसके अलावा जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये डेस्कटॉप अभी आपके पास आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में है और आप इन सबको एक IP एड्रेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली इन डेस्कटॉप पर IP असाइन करेंगे या फिर आप DHCP सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी इन्वायरमेंट में लिमिटेड यूज़र है, यानी कि आपके पास अगर 20, 30, 40 या 50 यूज़र्स हैं, तब ये पॉसिबल है कि आप उनके ऊपर मैनुअली IP असाइन कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी, यानी कि आप मैनुअली IP असाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमें मैनुअली IPs असाइन ना करने पड़े इतने सारे कंप्यूटर्स या इतने सारे डिवाइसेस पर, तो हम लोग यूज़ करते हैं DHCP सर्वर का। तो डोरा प्रोसेस में क्या होगा कि आप जैसे ही अपने डेस्कटॉप को वायर पर कनेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में, तो आपका जो डेस्कटॉप है वो उसी टाइम एक डिस्कवर पैकेट सेंड करेगा। वो डिस्कवर पैकेट जाएगा DHCP सर्वर के पास। यानी कि आपका जो डेस्कटॉप है वो डिस्कवर पैकेट सेंड करेगा आपके नेटवर्क में, ये देखने के लिए कि उसके पास कोई DHCP सर्वर है जिससे उसे IP मिल पाए। यानी कि यहाँ से जो फर्स्ट पैकेट गया उसको हम बोलते हैं डिस्कवर। यानी कि ये पैकेट आपके डेस्कटॉप ने सेंड किया आपके सर्वर पर। तो जैसे ही सर्वर के पास आपके डेस्कटॉप से एक डिस्कवर पैकेट की रिक्वेस्ट आएगी, तो उसके बाद सर्वर एक ऑफ़र पैकेट सेंड करेगा एक IP एड्रेस के साथ। यानी कि यहाँ से इसने जो ऑफ़र सेंड किया उस ऑफ़र के साथ में सर्वर ने यहाँ पर असाइन किया कि एक IP एड्रेस मेरे पास फ्री है, मैं इस IP एड्रेस को असाइन कर सकता हूँ। यानी कि सर्वर ने डेस्कटॉप को एक IP देके ऑफ़र किया कि मेरे पास मेरे डेटाबेस में ये IP फ्री है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये असाइन कर सकता हूँ। उसके बाद डेस्कटॉप ने क्या किया, डेस्कटॉप ने कहा कि यस, मुझे ये IP एड्रेस चाहिए मेरे कंप्यूटर के लिए। तो डेस्कटॉप ने यहाँ से एक और पैकेट भेजा जिसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ से जो ये पैकेट आया इसको हम लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट। तो डेस्कटॉप ने ये कंफर्म किया कि मुझे ये IP एड्रेस असाइन कर दीजिए। तो जैसे ही सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि डेस्कटॉप से एक रिक्वेस्ट आई है वो IP एड्रेस कंफर्म करने के लिए, उसके बाद डेस्कटॉप क्या करेगा, फिर से एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा और डेस्कटॉप को ये बताएगा कि मैंने ये IP एड्रेस तुम्हारे लिए असाइन कर दिया, यानी कि एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। यानी कि लास्ट पैकेट में सर्वर ने एक्नॉलेज कर दिया कि ये IP एड्रेस मैंने तुम्हारे लिए असाइन कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डोरा सिस्टम कैसे काम करता है। यानी कि आपका जब डेस्कटॉप आपने वायर के साथ फर्स्ट टाइम अपने कंपनी इन्वायरमेंट में कनेक्ट किया, तो आपके डेस्कटॉप ने एक डिस्कवर पैकेट भेजा। वो डिस्कवर पैकेट गया DHCP सर्वर के बाद। उसके बाद DHCP सर्वर ने उस डेस्कटॉप को एक IP एड्रेस ऑफ़र किया कि ये IP एड्रेस मेरे डेटाबेस में फ्री है और मैं ये तुम्हें असाइन कर सकता हूँ। उसके बाद आपके डेस्कटॉप ने कंफर्म किया कि यस प्लीज़ ये जो IP एड्रेस है मुझे कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिली तो उसने एक्नॉलेज करके उस IP एड्रेस को उस डेस्कटॉप पर असाइन कर दिया।
और सेम उसी तरह आपके पास नेटवर्क इन्वायरमेंट में जितने भी डिवाइसेस होंगे सभी सबसे पहले एक डिस्कवर पैकेट सेंड करेंगे डीएचसीपी सर्वर के पास, और डीएचसीपी सर्वर उसके बाद उनको डोरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग आईपी असाइन कर देगा, यानी कि वो उनको ऑफर करेगा कि ये आईपी एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद वो डिवाइसेस सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे वो आईपी रिजर्व करने के लिए, एंड सर्वर उन आईपीज़ को रिजर्व करके उन डिवाइसेस को एक्नॉलेज कर देगा। तो ये हो गया हमारा डोरा प्रोसेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक डिवाइस को आईपी एड्रेस मिल जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है डीएचसीपी लीज टाइम। यानी कि लीज टाइम में क्या होता है, लीज टाइम का मतलब होता है कि व्हेन डीएचसीपी सेंड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन टू ए क्लाइंट, द इंफॉर्मेशन इज सेंट विद ए लीज टाइम। This is the length of the time the client can use the IP address it has been assigned. The duration of the lease time can be changed according to your specific requirement. तो यहाँ पर लीज टाइम का ये मतलब है कि आपके सर्वर पर जब ये आईपी एड्रेस मिला था इस एक डेस्कटॉप को, यानी कि डीएचसीपी सर्वर ने इस डेस्कटॉप को आईपी असाइन किया था 120। फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पर जो यूज़र काम कर रहा है वो अगले 4 या 5 दिन तक अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसका ये कंप्यूटर बंद है। अब अगर उसका ये कंप्यूटर बंद है तो हमारा ये आईपी ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया, यानी कि 4 या 5 दिन के लिए ये आईपी वेस्ट हो गया। यानी कि अब जब सर्वर ने ये कंफर्म कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि 120 आईपी तुम्हें मिला है, तो ये आईपी कहीं और असाइन नहीं होगा। और अगर हो सकता है कि वो यूज़र 4 या 5 दिन के बाद भी ना आए, अगर उसको 10 डेज़ 15 डेज़ अगर हो जाते हैं तो ये आईपी उसके लिए रिजर्व हो गया, यानी कि ये आईपी अब वेस्ट है। ये आईपी सर्वर किसी दूसरी मशीन को नहीं दे सकता। और उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंपनी इन्वायरमेंट में 500 से 600 यूज़र हैं, उसमें से अगर 100 यूज़र भी अगर 5 या 6 दिन के लिए नहीं आते हैं, यानी कि अगर किसी का कंप्यूटर बंद है, तो हमारे लिए वो सारी आईपीज़ वेस्ट हो जाएंगी एक तरह से। यानी कि सर्वर ने रिजर्व कर दिया लेकिन वो यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके कंप्यूटर बंद है यानी कि वो चल नहीं रहे हैं, तो उस केस में वो आईपीज़ वेस्ट हो गए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग डीएचसीपी लीज टाइम यूज़ करते हैं। यानी कि लीज टाइम में क्या होगा, जब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी किसी को आईपी एड्रेस देता है तो वो 8 डेज़ के लिए देता है, यानी कि जो सर्वर की बाय डिफ़ॉल्ट लीज टाइम होता है वो होता है 8 दिन। एंड गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वर का जो लीज टाइम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, यानी कि उसकी जो लीज ड्यूरेशन होती है वो होती है 8 डेज़। आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंपनी इन्वायरमेंट। तो जैसे किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस मिलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ के लिए मिलेगा। तो आपका जो डिवाइस है उसको 8 दिन के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जब आपका डेस्कटॉप कनेक्ट हुआ तो इस सर्वर ने जो इसको जो आईपी एड्रेस दिया था वो आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं आईपी एड्रेस 172.16.20.120। तो लीज ड्यूरेशन के सिनेरियो में क्या होगा कि जब इस डेस्कटॉप को ये आईपी एड्रेस मिलेगा तो उसके 4 दिन बाद, यानी कि जब उसका 50% यूज़ हो जाएगा, यानी कि किसी भी डिवाइस को अगर 8 दिन के लिए आईपी असाइन हुआ है तो 4 दिन बाद आपके डेस्कटॉप से ये उसको कंफर्म करेगा, एक एक्नॉलेज भेजेगा कि ये आईपी एड्रेस स्टिल मैं इसी डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ या नहीं। तो अगर ये यूज़र चौथे दिन अवेलेबल नहीं है, यानी कि जब इसको 4 दिन हो गए, 4 दिन से अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम ये रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। लेकिन उस केस में भी डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस को इस डेस्कटॉप के लिए रिजर्व करके रखेगा। एंड उसके बाद सर्वर और डिवाइस के बीच में दोबारा कम्युनिकेशन होगा जब इसका यूजेज 87.5% हो जाएगा। 50% यूज़ कब हुआ था, जब हमारे 4 दिन हो गए थे। तो 4 दिन के बाद 87.5% जैसे ही ये टाइम ड्यूरेशन होगी, उसके बाद दोबारा डिवाइस और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा कि ये डिवाइस स्टिल अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए ये आईपी एड्रेस रखना है या नहीं रखना है। अगर इन दोनों के बीच में उस टाइम कम्युनिकेशन हो जाता है तो ये सर्वर इस डिवाइस के लिए आईपी रिजर्व रखेगा, यानी कि इस आईपी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि इस डेस्कटॉप के लिए सर्वर फिर से 8 दिन के लिए इसको रिन्यू कर देगा, क्योंकि ये डेस्कटॉप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि आई एम स्टिल यूजिंग दिस आईपी, सो प्लीज़ रिजर्व दिस आईपी फॉर मी, राइट। बट इन केस 87.5% की ड्यूरेशन पर सर्वर और डिवाइस के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ये सर्वर इस आईपी एड्रेस को फ्री कर देगा, यानी कि ये अज्यूम कर लेगा कि ये जो डेस्कटॉप है या ये जो डिवाइसेस है ये इस आईपी एड्रेस को यूज़ नहीं कर रहा है। तो उसके बाद ये सर्वर इस डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस हटा देगा। एंड फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 8 दिन के बाद फिर से ऑन होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये फिर से डोरा सिस्टम यूज़ करेगा, यानी कि डोरा सिस्टम का प्रोसेस यूज़ होगा।
सबसे पहले ये डेस्कटॉप एक डिस्कवर का पैकेट भेजेगा, उसके बाद डीएचसीपी सर्वर इसको ऑफर करेगा एक आईपी एड्रेस के साथ। अगर ये डेस्कटॉप कंफर्म करेगा कि यस ये आईपी एड्रेस मुझे चाहिए रिक्वेस्ट के पैकेट के साथ, तो जैसे ही सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलेगी कि यस ये आईपी एड्रेस इस डेस्कटॉप को चाहिए, तो उसके बाद वो एक्नॉलेज कर देगा। एंड उसके बाद फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि जितने भी लीव्स ड्यूरेशन का टाइम होगा, जैसे कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 8 दिन है, तो 4 दिन जैसे ही हो जाएंगे तो वो सर्वर और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होगा कि ये डिवाइस स्टिल इस आईपी को यूज़ कर रहा है या नहीं। अगर उस टाइम कंफर्म हो जाता है तो वो फिर से रिन्यू कर देगा। अगर अदरवाइज़ वो 87.5% जब उसका यूजेस हो जाएगा तो उसके बाद फिर से कॉन्टैक्ट करेगा कि मुझे ये आईपी एड्रेस रिजर्व रखना है इस डिवाइस के लिए या नहीं। अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो उसको असाइन कर देगा, अदरवाइज़ वो उस आईपी को फ्री कर देगा किसी दूसरे डिवाइस के लिए। और उसके बाद जब भी वो डिवाइस दोबारा नेटवर्क पे कनेक्ट होगा तो उसको सेम डोरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डोरा सिस्टम क्या है और डीएचसीपी लीज टाइम क्या है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा डीएचसीपी सर्वर हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करते हैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायनेमिक आईपी एड्रेस में और स्टैटिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है। एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस हम लोग किसको बोलते हैं, जो हम लोग मैनुअली असाइन करते हैं। गाइस टेक्निकली अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक आईपी एंड स्टैटिक आईपी, इट मीन्स डायनेमिक जो आपको डीएचसीपी से मिल रही है, स्टैटिक जो आप मैनुअली असाइन कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे डीएचसीपी और मैनुअल आईपी ना पूछ के आपसे ये क्वेश्चन करे कि डायनेमिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है, बिकॉज यही टेक्निकल नाम है डीएचसीपी आईपीज़ के लिए एंड स्टैटिक आईपीज़ के लिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अगर आप डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली असाइन होगा, यानी कि जो डोरा सिस्टम मैंने आपको बताया ये उसके थ्रू ऑटोमेटिकली असाइन होगा। अगर आप मैनुअली आईपी असाइन करते हैं तो उस केस में आपको मैनुअली ही असाइन करनी पड़ेगी, यानी कि आपको फिजिकली उस डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा और जो भी आईपी एड्रेस आपके पास है वहाँ पर आपको वो आईपी एड्रेस नेटवर्क अडेप्टर में असाइन करना पड़ेगा। अगर आप डीएचसीपी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं है, यानी कि आपके जो नेटवर्क पूल में जितनी भी आईपीज़ होंगी वो उनको एकदम करेक्टली असाइन करेगा। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे इस डिवाइस पे यानी इस डेस्कटॉप के लिए हमारे डीएचसीपी सर्वर ने एक आईपी रिजर्व किया है 120 डेज़, तो लीव्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो 8 दिन के लिए उसको रिजर्व करके रखेगा। यानी कि यहाँ पर मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं है। अगर उसको 120 आईपी मिला है तो 8 दिन के लिए या जब तक उसको फ्री नहीं करता है उसका आईपी चेंज नहीं होगा। बट अगर आप स्टैटिकली आईपी असाइन कर रहे हैं तो आपके साथ हो सकता है कि आपने एक डेस्कटॉप पर 120 आईपी यहाँ पर दे दिया और किसी दूसरे डेस्कटॉप पर भी बाय मिस्टेक किसी ने यहाँ पर 120 दे दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपने किया। फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 5 लोग हैं और 5 में से 3 लोग आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं और बाय मिस्टेक अगर किसी ने सेम आईपी कहीं पर असाइन कर दिया तो वो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट एरर होगा। यानी कि उसके बाद जहाँ जहाँ पर वो सेम आईपी एड्रेस जिन डिवाइसेस पर भी असाइन होगा वो डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। तो अगर आप डीएचसीपी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो डीएचसीपी सर्वर आपके डिवाइस को हमेशा 100% करेक्ट आईपी एड्रेस देगा। एंड डीएचसीपी के केस में इट अपडेट्स द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इन द डाटाबेस, यानी कि डीएचसीपी सर्वर ने जो भी आईपी एड्रेस दिया वो आईपी एड्रेस वो अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा कि ये आईपी एड्रेस मैंने इस डिवाइस को इतने दिन के लिए असाइन किया है। लेकिन अगर आप मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं तो ये आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं उसमें से 3 लोग अगर आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं तो उन तीनों को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पर दिया। तो ये एक मैनुअल वर्क भी होगा जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई होप ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक आईपी एड्रेस एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो आप इस तरीके से या ये डेफिनेशन भी उनको बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम लोग डीएचसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से एक्सेस कर लूँगा मैं अपने हाइपर-वी की मशीन्स को। तो गाइज़ डीएचसीपी सर्वर जो है वो आप अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर भी बना सकते हैं और इसके लिए एक सेपरेट सर्वर भी बना सकते हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है अगर आप डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपको अपने पीडीसी यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर ही बनाना है। अगर आपके पास कोई स्टैंड अलोन डीएचसीपी सर्वर है, यानी कि एक मेंबर सर्वर है, मेंबर सर्वर मीन्स अगर आपका कोई सर्वर डोमेन में कनेक्टेड है, यानी कि डोमेन ज्वाइंट है, तो हम उसको मेंबर सर्वर बोलते हैं। तो आप किसी भी मेंबर सर्वर पर भी डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं, चाहे उस सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो या नहीं। तो हमारे केस में हमारे पास हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी है और हमारे पास एक डीएचसीपी के लिए एक टेस्ट मशीन भी है, यानी कि टेस्ट सर्वर भी है। तो यहाँ से मैं दोनों मशीन को कनेक्ट कर लेता हूँ।
सो गाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट सर्वर है और इस पर किसी भी तरह के कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं है। और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ लोकल सर्वर में, तो लोकल सर्वर में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये मशीन हमारी it4u.in के डोमेन में ज्वाइन है। यानी कि कोई भी सर्वर मशीन जो कि आपके डोमेन में ज्वाइन है उसको हम मेंबर सर्वर बोलते हैं। तो जैसा कि हमारे इस सर्वर पर अभी तक किसी भी तरह का रोल इंस्टॉल नहीं किया गया, तो इस सर्वर पर हम लोग DHCP सर्वर का रोल इंस्टॉल करेंगे। तो इस सर्वर पे मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से कैसे DHCP के सर्वर रोल इंस्टॉल करते हैं, और हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की सर्वर की मशीन पर मैं ये बताऊंगा आपको कि आप पावर शेल से कैसे रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सर्वर मशीन पर DHCP रोल के साथ। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा ऐड रोल्स एंड फीचर्स, और यहाँ से क्लिक करना है आपको नेक्स्ट के बाद आपको सेलेक्ट करना है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। और यहाँ से आपको अपना सर्वर नेम और IP एड्रेस चेक करना है, यानी कि मेरे सर्वर का नेम है IT4u DHCP01 एंड यहाँ पर जो भी IP एड्रेस आपने असाइन किया है, सो मेक श्योर जो IP एड्रेस आपने असाइन किया वही IP एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई दे। अगर आपको यहाँ पर कोई IP एड्रेस आ रहा है 169 डॉट समथिंग, तो आपको यहाँ से आप अपने सर्वर को रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर आपको अपनी सर्वर मशीन रीस्टार्ट करनी होगी। तो अगर आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स करेक्ट है तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको जाने के बाद सेलेक्ट करना है DHCP सर्वर। तो जैसे ही आप DHCP सर्वर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है ऐड फीचर। सो गाइज इसको आप ध्यान रखिएगा, अभी आपको मैं बताऊंगा पावर शेल में, तो पावर शेल में ये ऑप्शन भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ऐड फीचर्स, उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इस सर्वर को ज़रूरत है रीस्टार्ट होने की तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। क्लिक यस एंड इंस्टॉल। तो जब तक हमारा DHCP सर्वर रोल यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है तो हम चलते हैं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी और DNS का रोल इंस्टॉल है। तो यहाँ से हम लोग इंस्टॉल करेंगे DHCP सर्वर का रोल, लेकिन पावर शेल के थ्रू। तो उसके लिए आपको करना है अपनी विंडोज़ की बटन पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से पावर शेल एडमिन। तो पावर शेल आप जब भी रन करेंगे आपको एडमिन से ही रन करना है। सो गाइज यहाँ से सबसे पहले आता है कि हम लोगों को एक रोल इंस्टॉल करना है। तो रोल इंस्टॉलेशन में क्या होगा, हम सबसे पहले किसी चीज़ को इंस्टॉल करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल। अब इंस्टॉल के बाद की जो कमांड है वो अगर आपको याद नहीं है तो उसके लिए आप टैब प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो टैब प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी कमांड्स दिखा रहा है कि इंस्टॉल के बाद कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल है। तो हमें यहाँ से इंस्टॉल करना है विंडोज़ का फीचर। तो हम लोग देखेंगे इंस्टॉल के बाद विंडोज़ फीचर कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग टैब प्रेस कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया विंडोज़ फीचर। अब विंडोज़ फीचर के बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद आप हाइफन प्रेस करके लिखेंगे नेम NAME। तो नेम के बाद आपको फिर से स्पेस देना और यहाँ पे आपको सर्विस का नाम लिखना है, यानी कि रोल का नाम लिखना है कि कौन सा रोल आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो अभी हमें इंस्टॉल करना है DHCP, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा DHCP, उसके बाद स्पेस हाइफन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने मैनुअली DHCP का रोल इंस्टॉल किया था कि ऐड फीचर्स वाला जो ऑप्शन है वो भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। और यहाँ पर जो उसके बाद जो कमांड है वो है इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ ओनली INC एंड उसके बाद अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास पूरी कमांड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से हमें इंस्टॉल करना है इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स, यानी कि जो मैंने ऐड फीचर वाला आपको ऑप्शन दिखाया था अभी वो मैनेजमेंट टूल के लिए है। तो यहाँ से टैब प्रेस करके आप सारी कमांड देख सकते हैं कि इसके बाद कौन कौन सी कमांड अवेलेबल है इस नाम से। तो हमें यहाँ से अभी यूज़ करना है इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स, उसके बाद स्पेस हाइफन। और जैसा कि आपको पता है जब हम लोगों ने अभी मैनुअली इंस्टॉल किया था तो लास्ट में मैंने एक चेकबॉक्स को टिक किया था कि रीस्टार्ट के लिए, कि अगर उस सर्वर को रीस्टार्ट की नीड है तो वो रीस्टार्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीस्टार्ट और उसके बाद करेंगे हिट एंटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे रोल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और गाइस अगर आप पावर शेल से कोई रोल इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल होगा एज़ कम्पेयर GUI बेस्ड, यानी कि GUI से करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने भी पावर शेल के थ्रू किया तो ये स्ट्रेट अवे इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर जो सक्सेस का मैसेज दिखाई दे रहा है ये है ट्रू, यानी कि ये रोल इंस्टॉल हो चुका है। रीस्टार्ट की इसको ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर नो आ रहा है। एग्जिट कोड सक्सेस की अभी प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। और जो फीचर इंस्टॉल हुए हैं वो DHCP सर्वर प्लस DHCP सर्वर टूल्स, यानी कि DHCP सर्वर प्लस DHCP सर्वर टूल्स दोनों ही इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं पावर शेल की इस विंडो को बंद करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है कि हमारा DHCP सर्वर का रोल यहाँ पर नहीं आया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ से करेंगे इस सर्वर को रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा DHCP का रोल प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। तो जब आपका DHCP सर्वर रोल इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा।
नोटिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिस्क्रिप्शन की विंडो आ जाएगी। यहाँ से आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, कमिट एंड क्लोज। तो अभी आपका जो DHCP रोल है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जाएंगे टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद आपको यहाँ से DHCP ओपन कर लेना है। और सेम उसी तरह हम लोगों ने जो टेस्ट सर्वर की मशीन पर DHCP रोल इंस्टॉल किया वो भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस मशीन पर भी, जो कि हमारा टेस्ट सर्वर है, यहाँ पर भी DHCP का सर्वर रोल इंस्टॉल हो चुका है और मैंने यहाँ से ऑलरेडी उसको कमिट कर दिया है। तो चलिए अब अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले अपनी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर। तो यहाँ से मैं टूल्स पर क्लिक करूँगा। टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको DHCP ओपन कर लेना है। तो DHCP जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सर्वर का नाम IT4UDC01.IT4U.in। तो इसको मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पर आपके पास IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 आ रहा है, यानी कि DHCP हम लोग IP वर्जन 4 के लिए भी बना सकते हैं और IP वर्जन 6 के लिए भी बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास IP वर्जन 6 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे IP वर्जन 4। तो IP वर्जन 4 पर जब आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर सर्वर ऑप्शन, पॉलिसीज़ एंड फ़िल्टर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी स्कोप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्कोप के बारे में, कि स्कोप के अंदर हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्कोप के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पूल, एड्रेस लीज, रिजर्वेशन, स्कोप ऑप्शंस एंड पॉलिसीज़। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक नया स्कोप बनाते हैं। तो स्कोप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने IP वर्जन 4 पर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे न्यू स्कोप। तो न्यू स्कोप अब जब आप क्लिक करते हैं तो न्यू स्कोप हमारा बनाने का रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कोई IP रेंज है तो हम लोग उस पर्टिकुलर IP रेंज के लिए यहाँ पर स्कोप बना रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर जब भी हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट में कनेक्ट हो तो वो पर्टिकुलर इस स्कोप से IP एड्रेस असाइन करें। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर राइट क्लिक किया IP वर्जन 4 के ऊपर और चूज़ कर लिया न्यू स्कोप। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको देना स्कोप का नाम, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अपने स्विच का नाम भी दे सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट के लिए जहाँ पर वो स्विच लगा है वहाँ का भी नाम दे सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल अगर 5 फ्लोर है तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ या फिफ्थ नाम भी आप दे सकते हैं, या फिर आप ब्लॉक वाइज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ एडमिन ब्लॉक। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास कोई डिटेल है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। तो यहाँ से आपको IP रेंज देनी है, यानी जैसा कि आप सबको पता है अभी मैं जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ वो 172.20.1 से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरे DHCP सर्वर से मेरे क्लाइंट्स को जो IP मिले वो एक पर्टिकुलर रेंज में मिले, यानी कि मेरे पास ये नेटवर्क है 172.16.20.0 का। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं पूरे नेटवर्क की IP यहाँ पर नहीं देना चाहता। या फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी यहाँ पर 50 यूज़र्स हैं तो मैं उन 50 यूज़र्स के लिए DHCP स्कोप बनाना चाहता हूँ। तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 110 से और उसके बाद यहाँ पर मैं एंड IP डाल देता हूँ 172.16.20.160। तो मेरे जो DHCP रेंज से जो IP मिलेगी मेरे क्लाइंट को वो 110 से लेके 160 तक मिलेगी, यानी कि उसको 110 से पीछे की या 160 के बाद की कोई भी IP एड्रेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जो भी IP एड्रेस की रेंज असाइन करूँगा इस रेंज में से ही हमारे क्लाइंट को DHCP के सर्वर से IP मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने IP रेंज दे दी 110 से 160 तक। और यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं लेंथ 16 और सबनेट मास्क यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो यहाँ से आपको ये डिफ़ॉल्ट रखना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपके पास जो ये ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपको कोई IP एक्सक्लूड करनी है, यानी कि मैंने 110 से लेके 160 के बीच में कुछ IPs दी हैं, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं 110 से 160 के बीच अगर पर्टिकुलर कोई रेंज या कोई IP एड्रेस आप चाहते हैं कि वो किसी को ना मिले तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मेरे 115 से लेके एंड 120 तक ये IP एड्रेस DHCP सर्वर पे किसी भी मशीन को ना मिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेंज है 115 से लेके 120 तक ये IP एड्रेस DHCP सर्वर कहीं भी किसी भी मशीन को असाइन नहीं करेगा। और ये हम एक्सक्लूड किस वजह से करते हैं, यानी कि अगर आप ये IPs मैनुअली कहीं पर असाइन करना चाहते हो तो आप 115 से 120 तक की ये रेंज आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये DHCP सर्वर इन IPs को कहीं भी असाइन नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से हम लोग IP एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जो भी रेंज हमें यहाँ पर अपने DHCP सर्वर में नहीं रखनी है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने बताया था कि जो लीज ड्यूरेशन होती है वो होती है 8 डेज़, यानी कि द लीज ड्यूरेशन स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग ए क्लाइंट कैन यूज़ एन IP एड्रेस फ्रॉम दिस स्कोप।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लीज ड्यूरेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट 8 डेज के लिए होती है। इसको आप कम या ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो उसके बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास नो आई विल कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन लेटर। तो यहाँ से हम लोग अभी फिलहाल सेलेक्ट करेंगे येस वी वांट टू कॉन्फ़िगर नाउ, क्योंकि हमें ये अभी देखना है। अगर मैं यहाँ से नो कर देता हूँ तो मैं बाद में जाकर भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से करूँगा येस, उसके बाद क्लिक करूँगा नेक्स्ट। तो इस विंडो में यहाँ पर हमें अपना डिफॉल्ट गेटवे देना है, यानी कि अगर आप कोई राउटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरे केस में अभी फिलहाल यहाँ पर मेरा ये राउटर एड्रेस है, बट अभी मैं इसको यहाँ से ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आगे ये बताऊंगा अगर आप यहाँ से अभी ऐड नहीं करते हैं तो स्कोप बनने के बाद आप ये आईपी एड्रेस कैसे ऐड करेंगे। तो हमारे पास मैंने अभी गेटवे का आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये हम लोग कैसे असाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट डोमेन नेम, जो मेरा जो डोमेन नेम है it4u.in यहाँ पर आ गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमारे डीएनएस सर्वर के आईपीज आ गए, यानी कि ये मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, और ये एड्रेसेस जो हमने उसके बाद यहाँ पर बनाए थे। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है विन सर्वर के लिए। तो विन सर्वर क्या होता था कि जब हम लोगों के पास डीएचसीपी सर्वर का ऑप्शन नहीं था तो उससे पहले हम लोग विन सर्वर यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास कोई विन सर्वर नहीं है और इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इस स्कोप को अभी एक्टिवेट करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। तो ये आप अपनी अकॉर्डिंग के नीड कर सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ से नो करके अगर नेक्स्ट करूँगा तो भी इसको हम बाद में जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ यहाँ से येस, उसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया स्कोप बन गया है, यानी कि अब ये अवेलेबल है। बट यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये ब्लू साइन आ रहा है। तो इस ब्लू स्कोप को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आप IPv4 पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको करना है रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ग्रीन टिक का साइन आ गया है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक स्कोप बना लिया है। स्कोप के अंदर जैसे मैंने बताया था आपको एड्रेस पूल होता है, एड्रेस लीज, रिजर्वेशन, स्कोप ऑप्शन एंड पॉलिसीज। तो यहाँ पर मैंने जो एड्रेस पूल बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो यहाँ पर एड्रेस पूल बनाया है, एड्रेस पूल में मैंने क्या किया है कि मेरे जो आईपीज है 110 से लेके 160 तक मेरे जो आईपी डीएचसीपी सर्वर असाइन करे, और उसमें से मैंने एक्सक्लूड कर दिया 115 से लेके 120 तक कि ये आईपी किसी भी मशीन को ना मिले, यानी कि आईपी एड्रेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारी जो क्लाइंट मशीन्स हैं उनको ये आईपी एड्रेस मिलना स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से अपनी एक विंडोज़ 10 की मशीन को ऑन कर लेता हूँ, या फिर हम यहाँ से सारी मशीन्स को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी मशीन 1 को, और उसके बाद अपनी मशीन 2 को भी कनेक्ट कर लेते हैं, एंड मशीन 3, एंड उसके बाद मशीन 4। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपनी मशीन 1 पर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे नेटवर्क अडेप्टर। तो नेटवर्क अडेप्टर में जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या आईपी एड्रेस यहाँ पर असाइन किया था। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक आईपी असाइन किया हुआ है। तो अभी इसको आपको क्या करना है, अगर आप इसको डीएचसीपी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑब्टेन। यहाँ से दोनों ऑप्शन आपको ऑब्टेन कर देने हैं एंड क्लिक ओके, ओके एंड देन क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन नेम ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है इसने it4u.in। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से और डिटेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस मिल गया है 172.16.20.110, यानी कि हम लोगों ने जो असाइन किया था 110 से 160, तो यहाँ पर 110 आईपी इसको मिल गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डीएचसीपी सर्वर और डीएनएस सर्वर की डिटेल भी आ रही है, यानी कि आपका डीएचसीपी सर्वर हम लोगों ने कहाँ इंस्टॉल किया 20.5 पर, और हमारा डीएनएस सर्वर भी 20.5 पर है, और उसके बाद जो एडिशनल डीएनएस सर्वर है हमारे वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट में जो दो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोगों ने ऐड किए थे अपनी टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये हमारे यहाँ पर यूज़ में नहीं है। तो जैसे कि इस कंप्यूटर को आईपी मिल चुका है 110, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी चलते हैं हमारी मशीन 2 पर। तो फिलहाल के लिए इस मशीन को मैं यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ, जिससे कि हमारी जो रैम यूज़ हो रही है वो रैम रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इस मशीन को शट डाउन कर दिया। अब चलेंगे यहाँ से मशीन 2 पर। मशीन 2 पर भी जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने नेटवर्क अडेप्टर में। नेटवर्क अडेप्टर में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस यूज़र को एक्सेस नहीं है नेटवर्क अडेप्टर में चेंजेस करने के, तो यहाँ से हम लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे TCP/IP v4 और इसको यहाँ से ऑब्टेन कर देंगे एंड ओके, ओके
क्लोज। तो यहाँ से आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दोबारा से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो आईपी एड्रेस 111 यहाँ पर असाइन कर दिया गया है। यानी कि हमारी मशीन 1 पर हमें मिला था 110 और इस पर हमें आईपी एड्रेस मिला 111। और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड इस मशीन को भी मैं यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ, जिससे हमारे जो रैम है एंड प्रोसेसर जो वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि हमारी मशीन ये फास्ट काम करने लगेगी। और यहाँ से मैं मशीन 3 को कनेक्ट कर लेता हूँ। मशीन 3 पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है, यानी कि आपको नेटवर्क अडेप्टर में जाना है। यहाँ से नेटवर्क अडेप्टर में जाके प्रॉपर्टीज़, TCP IP वर्जन 4, यहाँ से आप इसको ऑब्टेन पे कर देंगे एंड क्लिक ओके। ओके क्लोज। तो आपको कुछ टाइम वेट करना है। अगर आपकी मशीन पर टेस्टिंग के लिए आपके पास अगर ये मशीन पे आईपी एड्रेस नहीं उठा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इसको डिसेबल कर देना है एंड उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करके इनेबल कर देना है। तो जैसे ही आप दोबारा इनेबल करेंगे तो ये आईपी एड्रेस अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस पर आईपी एड्रेस हमें 112 मिल गया है। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा, क्लोज़। एंड इस मशीन को यहाँ से मैं कर देता हूँ शट डाउन। सेम उसी तरह हम लोग मशीन 4 को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे हमारे नेटवर्क अडेप्टर में और यहाँ से प्रॉपर्टीज़, TCP IP वर्जन 4, इसको मैं यहाँ से ऑब्टेन कर दूँगा। ओके ओके एंड क्लोज़, रिफ्रेश। उसके बाद आप फिर से जाइए नेटवर्क अडेप्टर में, या तो आप इसको यहाँ से डिसेबल करके दोबारा अनेबल भी कर सकते हैं, जिससे कि ये आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, यानी डिटेक्ट कर लेगा। डबल क्लिक, उसके बाद डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मशीन पे हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है 113, यानी कि हमारा DHCP सर्वर अच्छे से काम कर रहा है। उसने सभी मशीन्स को आईपी एड्रेस देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से मैं चलता हूँ फिर से अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, एड्रेस पूल में आपको डिटेल्स मिलते हैं कि आपकी जो आईपी रेंज है वो क्या है और आपने क्या क्या एक्सक्लूड किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एड्रेस पूल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्टार्ट आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेसेस। और उसके बाद जो एड्रेस लीज है इसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ एड्रेस लीज को, तो एड्रेस लीज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिफ्रेश यहाँ पर नहीं किया है। तो मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चारों मशीन की जो आईपी एड्रेस और जो डिटेल्स है यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि जो हमारी मशीन 1 थी उसको जो आईपी एड्रेस मिला वो 110, मशीन 2 को आईपी एड्रेस मिला 111, 3 को मिला है 112 एंड 4 को मिला है 113। तो यहाँ से आप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी दे सकते हैं उस मशीन का, यानी कि ये विंडोज 10 m1.it4u.in ये इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। और जो विंडोज 10 m2 m3 m4 दिख रहे हैं और ये उनका मशीन का नाम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लीज जो है वो एक्सपायर होनी है 24 को, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ के लिए है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास मशीन का मैक एड्रेस भी आ गया है, यानी कि आपको अगर इस मशीन का मैक एड्रेस चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यानी कि आपके जितने भी डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट होंगे उनके मैक एड्रेसेस भी यहाँ पर आ जाएंगे। मैक एड्रेस क्या होता है गाइस, एक यूनिक आईडी होती है, यानी कि हर डिवाइस आपका चाहे मोबाइल है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर इंटरनेट आप कनेक्ट कर रहे हैं आईपी से, तो उन सभी डिवाइसेस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो ये वही मैक एड्रेस है। तो यहाँ से भी आप अपनी कनेक्टेड डिवाइसेस की डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस आपके DHCP के उस स्कोप में कनेक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको राइट में स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेटवर्क एक्सेस आ रहा है, फुल एक्सेस है इस आईपी को। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अभी फुल एक्सेस है। एंड उसके बाद प्रोबेशन एक्सपायरेशन एंड फिल्टर प्रोफाइल एंड पॉलिसीज़। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे ये और ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप किसी डिवाइस को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मशीन पर राइट क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टू फिल्टर, अलाउ एंड डिनाई। अलाउ और डिनाई के बारे में अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके पास ऐड टू रिजर्वेशन,
फॉर एग्जांपल गाइस, आप चाहते हो कि हमारी मशीन 4 का जो आईपी एड्रेस है 113, हमेशा इसको यही आईपी एड्रेस मिले। ये जनरली हम प्रिंटर के केस में करते हैं, क्योंकि प्रिंटर पे हमें एक फिक्स आईपी रखना होता है। आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये आपके प्रिंटर का आईपी है, तो यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंटर होगी उसका हमेशा एक ही आईपी एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके प्रिंटर का आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता रहेगा, अगर आप कहीं पर उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपके लिए जब आप प्रिंट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो हर बार आपको आईपी एड्रेस देखना पड़ेगा कि आपके प्रिंटर पे कौन सा आईपी एड्रेस था। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रिंटर है, तो इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड ऐड टू रिजर्वेशन कर देंगे। जब आप यहाँ से रिजर्व करते हैं तो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इस फोल्डर में रिजर्वेशन पे जाएगा। यानी कि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ए रिजर्व आईपी एड्रेसेस। यहाँ से ये रिकॉर्ड रखेगा कि कौन सा आईपी एड्रेसेस अभी रिजर्व कर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ से अगर इसको ऐड टू रिजर्वेशन कर दूंगा तो ये यहाँ पर इस फोल्डर में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व आईपी एड्रेस नहीं है। तो मैं अगर यहाँ से इस वाले आईपी को यहाँ से रिजर्व कर देता हूँ, ऐड टू रिजर्वेशन, तो यहाँ पर आपसे देख सकते हैं आपको एक मैसेज मिला, लीज कन्वर्टेड सक्सेसफुली टू रिजर्वेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास डिटेल्स भी आ गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये रिजर्व हो गया, यानी कि 113। उसके बाद आप मशीन का नाम यहाँ पर देख सकते हैं और इसके अंदर आप डिटेल देख सकते हैं कि इसके लिए कौन सा डीएनएस सर्वर यूज़ हो रहा है और कौन सा डोमेन नेम यहाँ पर है। यानी कि डोमेन नेम हमारा IT4E.in है, इसके लिए रिजर्व है। एंड डीएनएस सर्वर में भी आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर डीएनएस सर्वर इस मशीन के लिए अवेलेबल है। और फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके उसको रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ अगर आपके पास खाली मैक एड्रेस है, यानी कि जैसे मैक एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, अगर आपको कोई प्रिंटर का आईपी एड्रेस देता है, यानी मोबाइल का या फिर डेस्कटॉप का या किसी लैपटॉप का मैक एड्रेस दे देता है कि मुझे एक आईपी रिजर्व कराना है मैक एड्रेस के साथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई मैक एड्रेस है तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है न्यू रिजर्वेशन। तो न्यू रिजर्वेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिजर्वेशन का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ए ब्लॉक प्रिंटर, यानी कि हमारा ए ब्लॉक का प्रिंटर है, उसके लिए मैं आईपी एड्रेस यहाँ पर असाइन करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क ऑलरेडी आ रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसको आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ 20.30 और उसके बाद जो भी मैक एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना। उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं और यहाँ से आप सपोर्टेड टाइप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यानी कि DHCP से आईपी मिले या बूटपी से आईपी मिले। तो अगर आप बोथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बोथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ओनली DHCP तो यहाँ से ओनली DHCP भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड रिजर्वेशन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द यूनिक आइडेंटिफाई यू हैव एंटर मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि ये हमारा एक कोई वैलिड मैक एड्रेस नहीं है। डू यू वांट टू यूज दिस आइडेंटिफायर एनीवे। अभी टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से येस कर देते हैं। बाकी आप जब यहाँ पे जेन्युइन मैक एड्रेस असाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ येस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एरर मैसेज आ गया, द DHCP सर्वर रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम ए क्लाइंट दैट इज़ नॉट वैलिड। तो हमारे पास ये वैलिड एड्रेस नहीं है, इसलिए हमें एड्रेस आ रहा है। तो जैसे ही आपके पास कोई यहाँ पर मैक एड्रेस होगा वो मैक एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना और उसके बाद जो भी आपको वो डिवाइस होगा उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट ये आईपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी 113 रिजर्व किया था, अगर आप इसको यहाँ से रिजर्वेशन में से हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो देखिए यहाँ रिजर्वेशन में से वो आईपी एड्रेस चला गया है। और एड्रेस लीज में अगर आप दोबारा जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस दोबारा यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये हमारा था एड्रेस पूल, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, एड्रेस लीज की कितने डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्टेड हैं, रिजर्वेशन अगर हम लोगों ने कोई रिजर्वेशन की है तो वो रिजर्वेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया था, अगर मैं इसको दोबारा रिजर्व कर देता हूँ तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन में आ गया है। और उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्कोप ऑप्शन। तो स्कोप ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कोप ऑप्शंस आर यूज्ड टू सेट एडिशनल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन व्हेन ए होस्ट इज असाइन एन आईपी एड्रेसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने भी अपने डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पर असाइन नहीं किया था, तो अगर मैं वहाँ पर असाइन करना भूल जाता हूँ तो अब अगर मुझे अपना गेटवे यहाँ पर ऐड करना है इस स्कोप के अंदर तो मैं कैसे करूँगा। तो स्कोप ऑप्शंस के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फिगर ऑप्शंस। तो कन्फिगर ऑप्शंस में आपके पास दो टैब आएंगे, जनरल एंड एडवांस। तो यहाँ से अगर मैं जनरल में जाता हूँ, जनरल में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट है, टाइम ऑफसेट, राउटर, टाइम सर्वर, नेम सर्वर्स और उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो DNS सर्वर जैसे कि ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, जो हम DNS सर्वर हमने यूज़ किया है।
लॉग सर्वर, कुकी सर्वर, LPR, यहाँ पर काफ़ी सारे जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इन सब के बारे में मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा जब हम लोग आगे के प्रैक्टिकल करेंगे। यानी कि वहाँ पर बीच में प्रैक्टिकल्स में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा, जो स्कोप हम यूज़ करेंगे उस स्कोप के ऑप्शंस में हमें यहाँ पर आके चेंजेस करने होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग राउटर का IP एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से टिक कर दूंगा इस स्कोप के लिए। तो अभी मुझे यहाँ से गेटवे का IP एड्रेस असाइन करना है, यानी कि 172.16.20.1 ये मेरे राउटर का एड्रेस है। यहाँ से मैं इसको करूंगा ऐड एंड अप्लाई ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास स्कोप ऑप्शन में भी राउटर की डिटेल आ गई है। यानी कि स्कोप ऑप्शन में पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी DNS डोमेन नेम के बारे में, DNS सर्वर के बारे में, एंड अभी आपके पास यहाँ पर राउटर की भी इंफॉर्मेशन आ गई है। और अगर मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाके अगर यहाँ से किसी और भी सर्वर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो भी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगी। और ये जो एडवांस वाला ऑप्शन है ये मैं आगे आपको आने वाले प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये हम एडवांस वाला ऑप्शन क्यों यूज़ करते हैं। तो आई होप स्कोप ऑप्शंस तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पॉलिसीज़। तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू पॉलिसी पर, यानी कि कोई भी पॉलिसी आप यहाँ से बनाना चाहते हैं, यानी कि मैं फिलहाल टेस्ट का नाम देता हूँ, और यहाँ से आप अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो ये पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं और क्यों हम इन पॉलिसीज़ को बनाते हैं, ये भी मैं आपको आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैं आगे के प्रैक्टिकल करूंगा तो हमें यहाँ पर DHCP सर्वर पर आना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि इन सारी पॉलिसीज़ का या इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज़ है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ कैंसिल। उसके बाद हमारा जो स्कोप के अंदर जो भी ऑप्शन है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब उसके बाद ऑप्शन आता है सर्वर ऑप्शन। तो सर्वर ऑप्शन आपके पास किस लिए होता है? सर्वर ऑप्शन आर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स दैट अ DHCP सर्वर कैन असाइन टू DHCP क्लाइंट। फॉर एग्जांपल सम कॉमनली यूज ऑप्शन इंक्लूडिंग IP एड्रेसेस फॉर डिफॉल्ट गेटवे, राउटर्स, विंड सर्वर एंड DNS सर्वर्स। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो अगर कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने राउटर, टाइम सर्वर, नेम सर्वर और उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शन हम किस केस में कहाँ पर यूज करते हैं, ये सारी चीजें जब मैं आगे प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको 1 by 1 क्लियर करूंगा। यहाँ से अगर मैं अभी आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ तो वो आप लिंक नहीं कर पाएंगे कि मैं एग्जैक्टली आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। तो अभी ये ऑप्शन भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में साथ साथ आपको यहाँ से डिस्क्राइब करूंगा। तो सर्वर ऑप्शन के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलिसीज में भी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से हम बहुत सारी पॉलिसीज बना सकते हैं और ये पॉलिसीज कैसे काम करती है, क्यों काम करती है और किन सिनेरियोज में हम ये पॉलिसीज बनाते हैं, हमें चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे आगे आने वाली वीडियोज में शेयर करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है फिल्टर्स का। तो फिल्टर्स में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अलाउ एंड डिनाई। यानी कि अभी जो मैं स्कोप के अंदर मैंने आपको बताया था एड्रेस लीज, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस मशीन पर ऐड टू फिल्टर अलाउ एंड डिनाई, तो ये अलाउ और डिनाई क्या है तो मैं यहाँ पर अभी ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इस अलाउ और डिनाई वाले फीचर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर 100 यूज़र्स हैं, अब 100 यूजर्स में से आप चाहते हो कि 70 को आप इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हो एंड उसके अलावा जो 30 यूजर्स है आप उनको ब्लॉक करना चाहते हो। यानी कि यहाँ पे आपको देना है एक्सेस और इनको आपको करना है 30 यूजर्स को ब्लॉक। तो अलाउ में क्या होगा, यहाँ पर मैं जो भी एड्रेस ऐड करूँगा यानी कि जो भी मैक एड्रेस यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा उसके बाद वो डिवाइस यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। और उसके बाद डिनाई में जाके जो भी मैं एड्रेस यहाँ पर एंटर करूंगा यानी कि मैक एड्रेस, वो डिवाइसेस पर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, यानी कि वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हमारे पास यहाँ पर 100 यूजर्स है, उसमें से हमें 70 को एक्सेस देना है और 30 को ब्लॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग 30 को ब्लॉक कर देंगे। यानी कि हमारे पास टोटल 100 है बट हमें 70 को एक्सेस देना, तो हम 30 को ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम उन 30 का जो मैक एड्रेस होगा यहाँ पर हम लोग उनको असाइन कर देंगे। तो 70 पे तो हमें बाय डिफॉल्ट इंटरनेट चाहिए तो वो इंटरनेट चलता रहेगा। बट इन केस अगर ये मैं सिनेरियो वाइस वर्सा कर देता हूँ यानी कि उल्टा कर देता हूँ, तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 70 को ब्लॉक करना है एंड 30 यूजर को अलाउ करना है। तो इस सिनेरियो में भी आप क्या करेंगे, 70 को ब्लॉक कर देंगे, 30 को अलाउ कर देंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी किसी भी यूजर को अलाउ या डिनाई कर सकते हो। यानी कि जिस भी डिवाइस का आप यहाँ पर मैक एड्रेस अलाउ में एंटर कर देंगे तो वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। और अगर मैं डिनाई में जाके यहाँ पर न्यू फिल्टर में किसी का मैक एड्रेस डाल के डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो उस डिवाइस पर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर एड्रेस लीज है, मैं यहाँ पर अगर इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इसको डाल देता हूँ मैं अलाउ में
एंड उसके बाद जो यहाँ पर 111 है इस पर राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको डाल देता हूँ डिनाई में। तो यहाँ पर अगर आप अलाउ में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस मशीन का मैक एड्रेस प्लस उस मशीन का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यहाँ पर आ गया है। सेम उसी तरह अगर मैं डिनाई में जाता हूँ तो डिनाई में भी हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये उस मशीन का मैक एड्रेस है और ये उस मशीन का नाम है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको यहाँ से इसको अलाउ करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इसकी एंट्री आप डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाएंगी, यानी कि अब उनके ऊपर ये पॉलिसीज़ नहीं लगेंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग स्कोप कैसे बनाते हैं और स्कोप के अंदर एड्रेस पूल, एड्रेस लीज, रिजर्वेशन, स्कोप ऑप्शन हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पॉलिसीज़ के जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगा कि कैसे आप इन पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो मेरी कंपनी में काफ़ी सारी मल्टीपल डिफरेंट रेंज के आईपी एड्रेसेस हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर अराउंड 60 स्कोप्स बनाए हुए हैं जो कि अलग अलग आईपी एड्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल स्कोप्स बनाते हैं जो वीलैन के साथ कनेक्ट रहते हैं। अब वीलैन क्या होते हैं, जब मैं CCNA का कोर्स स्टार्ट करूंगा अपने इस चैनल पर तो मैं आपको वीलैन के बारे में बताऊंगा कि वीलैन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं हम लोग DHCP फेलओवर के बारे में। तो DHCP फेलओवर क्या है और ये कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं। So the DHCP failover protocol provides a method for two DHCP servers to communicate with each other. Depending on the configuration, DHCP failover can provide both redundancy and load balancing by sharing one or more pools between two or more DHCP servers. So basically guys हम DHCP failover इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारा मेन DHCP सर्वर अगर किसी वजह से टर्न ऑफ हो जाए या बंद हो जाए या काम करना बंद कर दे तो उस केस में हमारा जो दूसरा DHCP सर्वर है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में आपके पास 500 यूजर्स हैं और उन सभी को DHCP सर्वर से IP एड्रेस मिल रहा है। अगर किसी वजह से आपका DHCP सर्वर बंद हो जाता है तो उस केस में वो 500 यूजर्स के जो कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी डिवाइस वो यूज कर रहे हैं वो सभी भी काम करना बंद कर देंगे, यानी कि उनको IP एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, DHCP फेलओवर बना लेते हैं, यानी कि एक बैकअप सर्वर बना लेते हैं DHCP सर्वर का। तो चलिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्वर है और उसी के साथ आपने एक DHCP फेलओवर सर्वर भी बनाया है और यहाँ पर ये सारे डेस्कटॉप जो हैं वो आपके मेन DHCP सर्वर से कनेक्ट हैं। यानी कि यहाँ पर आपके जो सारे कंप्यूटर्स हैं तो ये सारे कंप्यूटर्स आपके मेन DHCP सर्वर से कनेक्ट है। तो ये टोटल आपके 500 यूजर्स हैं जो सारे DHCP सर्वर से कनेक्ट है, यानी उनको जो IP एड्रेस मिल रहा है वो DHCP सर्वर से मिल रहा है। अगर आपके पास कोई बैकअप सर्वर नहीं है, यानी कि फेल ओवर जहां पर आपने कॉन्फ़िगर किया वो सर्वर नहीं है, इन केस अगर आपका ये मेन सर्वर किसी वजह से काम करना बंद कर देता है या नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपके जो ये 500 यूजर्स हैं इन सभी पर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। बिकॉज इन सबको IP कहाँ से मिल रहा था, आपके इस मेन DHCP सर्वर से। तो इस वजह से क्या होगा कि ये सारे यूजर्स काम करना बंद कर देंगे, यानी कि इनका इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। बट अगर आपके इन्वायरमेंट में एक बैकअप सर्वर है, यानी कि आपने इस सर्वर का फेल ओवर किसी दूसरे सर्वर पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपका ये सर्वर बंद होगा तो ये सारे यूजर इस सर्वर पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि ये सर्वर यहाँ पर जितने भी 500 यूजर्स कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप या कोई और डिवाइस यूज कर रहे हैं उन सबको IP एड्रेस देना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जब तक आपका मेन DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं होगा फिर से, तब तक ये सर्वर इन सभी को IP एड्रेस प्रोवाइड करता रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि DHCP फेलओवर हम क्यों बनाते हैं, यानी कि जो दूसरा बैकअप सर्वर जो फेलओवर हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मेन DHCP सर्वर का दूसरे सर्वर पर वो किस लिए बनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने Hyper-V की मशीन्स पर और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये DHCP फेलओवर सर्वर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर मेन DHCP सर्वर इंस्टॉल किया था। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये स्कोप है, जो स्कोप बना हुआ है हम लोगों ने स्कोप बनाया था, ये DHCP स्कोप हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर है। तो जैसे कि हमारा दूसरा टेस्ट सर्वर है जिस पे मैंने सेम रोल इंस्टॉल किया था DHCP का, अब चलते हैं हमारे टेस्ट सर्वर पर। तो टेस्ट सर्वर पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस सर्वर पर ओनली DHCP का रोल इंस्टॉल है और ये सर्वर हमारा डोमेन में ज्वाइन है, यानी कि ये हमारा मेंबर सर्वर है। और मेंबर सर्वर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्वर जो हमारे डोमेन में ज्वाइन है हम उसको मेंबर सर्वर बोलते हैं। और सर्वर को भी ठीक आप वैसे ही डोमेन में ज्वाइन कराते हैं जैसे कि आप विंडोज 10 की मशीन को यानी कि क्लाइंट मशीन को कराते हैं। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको विंडोज R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखना आपको sysdm
.cpl। यहाँ पर जाने के बाद आपको चेंज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्वर ऑलरेडी डोमेन में ज्वाइन है और इसका जो नाम है IT4U DHCP01। और इस सर्वर पर अगर मैं आपको अपना IP एड्रेस शो करता हूँ तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इस सर्वर पर IP एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ TCP/IP वर्जन 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सर्वर को मैंने IP दिया है 12 और गेटवे में हमारे पास यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं है। और जो प्रेफर्ड DNS सर्वर है ये IP एड्रेस हमारे PDC सर्वर का है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का, और ये हमारा एड्रेस है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्वर आपका डोमेन में ज्वाइन होना चाहिए और इस सर्वर पर आपका DHCP रोल इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर, क्योंकि हमें फेल ओवर वहां से कन्फिगर करना है, यानी कि हम वहां से फेल ओवर कन्फिगर करेंगे इस सर्वर के लिए। तो इस सर्वर का IP एड्रेस क्या था हमारा 12। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर। सो गाइज यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको DHCP एक्सेस कर लेना है ना, ये आपके स्कोप्स बने हुए IP वर्जन 4 के ऊपर। तो गाइज यहाँ से क्या करना है, हमें अब फेल ओवर कन्फिगर करना है। तो आपको क्या करना है, आप जाएंगे IP वर्जन 4 पे और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कन्फिगर फेल ओवर। कन्फिगर फेल ओवर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंट्रोडक्शन की ये विंडो आ जाएगी और यहाँ से आप पूरा DHCP का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल स्कोप्स सेलेक्ट ऑल, यानी कि ये स्कोप्स हमने बनाया 172.16 के नाम से, यानी कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट स्कोप्स बने हुए हैं डिफरेंट IP एड्रेसेस के लिए, तो वो लिस्ट भी आप पूरी यहाँ पर आप देख पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास ओनली एक स्कोप बना हुआ है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ओनली एक स्कोप दिख रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल स्कोप होते तो उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते थे। तो उसके बाद मुझे क्लिक करना है यहाँ से नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको उस सर्वर का IP एड्रेस देना है, यानी कि उस सर्वर को सेलेक्ट करना है जिस सर्वर पर आप फेल ओवर कन्फिगर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा ऐड सर्वर। तो ऐड सर्वर पर जब मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का, जो कि 20.6 है, और ये 20.12 जो कि हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया है। तो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है 20.12। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा दिस ऑथोराइज्ड DHCP सर्वर। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना सर्वर चूज करना है। तो मुझे अभी जो सर्वर फेल ओवर कन्फिगर करना है वो 20.12 पे करना है, जो कि मैंने अभी टेस्ट सर्वर बनाया है DHCP सर्वर के लिए। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा ओके। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि हमारे उस सर्वर का नाम आ गया IT4U DHCP01.IT4U.in। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी और गाइस यहाँ से आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी स्टार्ट होते हैं और यहाँ से आप उस सर्वर को, यानी कि जिस पे आप फेल ओवर बना रहे हैं, उस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं रिलेशनशिप नेम यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें है मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम। तो ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, उससे पहले मैं आपको ये सारे नीचे के ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा। तो अगर उसके बाद मैं जाता हूँ मोड पर, तो मोड में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, लोड बैलेंस एंड हॉट स्टैंड बाय। तो अगर मैं यहाँ से लोड बैलेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो लोड बैलेंस अगर मैंने सेलेक्ट किया तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैंने एक स्कोप बनाया जिस पे 100 IPs हैं, तो हमारे दोनों सर्वर 50-50% काम करेंगे, यानी 50% IP एड्रेस देगा ये हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और 50% IP एड्रेस देगा पार्टनर सर्वर। यानी कि अभी जो DHCP रोल मैंने जहां पर इंस्टॉल किया 20.12 पर, तो 50% IPs वो देगा और 50% IP ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर देगा। यानी कि ये एक लोड बैलेंस हो गया, यानी इन लोगों ने 50-50% शेयर कर लिया। यानी कि अगर एक स्कोप में 100 IPs है तो 50 फर्स्ट सर्वर देगा एंड रेस्ट IP एड्रेस जो 50 बचे उनको दूसरा सर्वर देगा। अगर आप यहाँ से लोड बैलेंस करना चाहते हो तो इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 60 तो दूसरा अपने आप 40 हो जाएगा। अगर मैं इस 40 को यहाँ से कर देता हूँ तो 70, तो देखिए अभी हमारा जो लोकल सर्वर है वो 30 हो गया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। तो यूजुअली हम लोड बैलेंस के केस में 50-50 रखते हैं, यानी कि 50% IP वो देगा और 50% IP यहाँ से मिलेगा। तो इस लोड बैलेंस के अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और है हॉट स्टैंड बाई, यानी कि मोड में अगर हम हॉट स्टैंड बाई सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो बैकअप सर्वर है, यानी कि हमारा जहाँ पे हम लोग ये फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वो सर्वर हमेशा ऑन रहेगा लेकिन स्टैंड बाई पर रहेगा। जैसे ही आपका मेन DHCP सर्वर बंद होगा तो ये सर्वर अपने आप अप हो जाएगा। यानी कि जैसा अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, तो अभी ये आपके सारे 500 यूजर्स के जो भी डिवाइसेस वो यूज़ कर रहे हैं उनको IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही ये टर्न ऑफ होगा या किसी वजह से ये बंद हो जाता है या आपके नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में ये स्टैंड बाई सर्वर अप हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंड बाई। तो ये स्टैंड बाई सर्वर काम करेगा जैसे ही आपका मेन सर्वर बंद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5% एड्रेसेस रिजर्व फॉर स्टैंड बाई सर्वर।
यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 500 यूजर्स हैं तो उसमें से ये 5% आईपीज ये सर्वर देगा। यानी कि अगर आपके पास 500 यूजर्स हैं तो उसमें से लगभग 25 आईपीज ये सर्वर उनको देगा। या फिर आप यहाँ से एक्टिव मोड भी चूज कर सकते हैं। एक्टिव मोड में ये सर्वर एक्टिव रहेगा। तो अगर आप स्टैंड बाई भी यूज करते हैं और स्टैंड बाई में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ये सर्वर उनको 5% की जगह 50% आईपी दे तो वो भी पॉसिबल है कि वो उसको फिर 50% आईपीज देना स्टार्ट कर देगा। एंड गाइस कंपनी इन्वायरमेंट में बैकअप प्रोसेस हम क्या रखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके 500 यूजर्स हैं तो हम एग्जैक्टली लगभग 1000 यूजर का आईपी स्कोप बना देंगे। यानी कि जब भी आपका ये सर्वर डाउन होगा या फिर ये सर्वर उसको 50% आईपी देने लगेगा तो उसके पास उतने ही आईपी एड्रेस स्पेयर में होनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से लोड बैलेंस भी चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका मेन सर्वर बंद होगा तो फिर उसके बाद एक सर्वर उनको 100% देने लग जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लोड बैलेंस एंड हॉट स्टैंड बाई हम क्यों यूज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आता है स्टेट स्विच ओवर इंटरवल। तो गाइज इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से हॉट स्टैंड बाई अगर ये चूज़ किया हुआ है तो अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं स्टेट स्विच ओवर इंटरवल, तो गाइज इस ऑप्शन में क्या होगा अगर आप इसको यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है 60 मिनट। तो इसका मतलब ये है अगर आपका मेन DHCP सर्वर अगर बंद हो जाता है किसी वजह से तो कितनी देर बाद दूसरा सर्वर अप हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका किसी वजह से ये सर्वर अगर काम करना बंद कर देता है तो कितनी देर बाद ये वाला सर्वर अप होगा। तो यहाँ पर अभी आप जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम देख रहे हो वो 60 मिनट है, लेकिन गाइज हम 60 मिनट कभी भी नहीं रखते हैं। यानी कि अगर आपका सर्वर किसी वजह से बंद हो जाता है तो वो या तो स्ट्रेट अवे एक्टिवेट हो जाए, दूसरा सर्वर अप हो जाए, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम रख सकते हैं 5 मिनट। तो ये ऑप्शन हमारे पास किस लिए होता है कि हम लोग एक टेम्परेरी टाइम लेके चलते हैं कि अगर हमारा सर्वर डाउन हो गया तो वो 5 या 10 मिनट में अप हो जाएगा। तो ये इस केस के लिए हम लोग यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं, बट हम लोग 60 मिनट यहाँ से कंपनी इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं करते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है, तो हर सिचुएशन में ये टाइम अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट, तो जैसे ही आपका मेन सर्वर बंद होगा तो 5 मिनट बाद ये सर्वर अप हो जाएगा। और गाइज उसके बाद जो ऑप्शन है वो है अनेबल मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो ये ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आप एक शेयर्ड की, तो यहाँ पर आप शेयर्ड सीक्रेट की बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फेल ओवर सर्वर कॉन्फ़िगर करता हूँ तो ये की मुझे दूसरे सर्वर पर भी डालनी पड़ेगी। इस की के बिना दूसरे सर्वर पर DHCP फेल ओवर कॉन्फ़िगर नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो किसी दूसरे सर्वर पर इजीली ट्रांसफ़र ना हो, यानी कि इस की के बिना वहाँ पर कुछ भी ट्रांसफ़र ना हो। तो आई होप ये सारे ऑप्शन यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम कि ये कैसे काम करता है और ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो गाइज जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था DHCP लीज टाइम के बारे में कि जब DHCP लीज टाइम जो आपका होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ के लिए मिलता है। 8 डेज़ के बाद क्या होता है, जैसे ही उसका 50% यूज़ होता है तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में दोबारा से कम्युनिकेशन होता है कि वो क्लाइंट उस IP को अभी तक यूज़ कर रहा है या नहीं। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ से जो आप ऑप्शन देखेंगे मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम, ये भी उसी तरह का होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके ये 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं और ये चारों कंप्यूटर आपके इस DHCP सर्वर से कनेक्ट होते हैं। और जैसे ये सर्वर यहाँ पर कनेक्ट हुए थे तो इस सर्वर ने इन सबको एक यूनिक IP एड्रेस दे दिया था। यानी कि इसको IP एड्रेस दिया था 125, इसको IP एड्रेस दिया 126, इस कंप्यूटर को IP दिया 127 और इस कंप्यूटर को IP दिया 128। लेकिन जैसे ही आपके मेन DHCP सर्वर ने इन चारों कंप्यूटर को ये IP दिया, उसी टाइम किसी वजह से ये सर्वर बंद हो गया। तो जैसे ही इसने ये IPs इन कंप्यूटर्स को दी थी उसके बाद सडनली डिस्कनेक्ट होने की वजह से इस सर्वर की इन्फॉर्मेशन आपके इस सर्वर पर नहीं जा पाई कि जो DHCP फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ये चारों IP एड्रेस इन कंप्यूटर्स को मिल चुके हैं। तो उस केस में क्या हुआ, मेन DHCP सर्वर ने इनको IP एड्रेस दे दिया और उसके बाद ये सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया। बट इस DHCP सर्वर के पास इन IPs की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि होता क्या है कि जब भी एक सर्वर किसी को IP देता है तो वो दूसरे सर्वर के डेटाबेस में रेप्लिकेट हो जाता है। चाहे आपका बैकअप सर्वर IP दे किसी कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को, चाहे आपका मेन सर्वर दे, तो ये दोनों एक दूसरे के डेटाबेस में उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो अब जब ये सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया और इनको IPs मिल गए हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ से ये मैक्सिमम लीड टाइम अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट, हम लोग कभी भी इसको 1 आवर नहीं रखते हैं। मैं यहाँ से अगर इसको कर देता हूँ 5 या फिर मैं कर देता हूँ 10 मिनट,
तो 10 मिनट में क्या होगा गाइस, जैसे कि मैंने आपको लीज टाइम बताया था कि लीज टाइम 8 डेज के लिए होता है और वो 4 डेज के बाद जब उसका 50% यूज हो जाएगा तो वो उसको फिर से कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर टाइम सेट किया हुआ है 10 मिनट, तो जैसे ही 10 मिनट का 50% यूज होगा यानी कि 5 मिनट बाद ये सारे कंप्यूटर, यहाँ पर जो कंप्यूटर हैं जिनको ये आईपी एड्रेस मिला है, तो ये सारे कंप्यूटर इन आईपी एड्रेस के लिए दोबारा से मेन सर्वर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो ये मेन सर्वर है जहां से ये आईपी मिला है अभी ये स्टिल वहां पर कनेक्टेड है या नहीं। बिकॉज वो सर्वर बंद हो गया तो उसके पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि अगर आपके सर्वर इन्वायरमेंट में हम लोग मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम 10 मिनट यूज कर रहे हैं तो ये 5 मिनट बाद आपके मेन सर्वर से कांटेक्ट करेगा। यानी कि आपके सर्वर इन्वायरमेंट में आपने यहाँ से मैक्सिमम लीड टाइम 10 मिनट अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसके 5 मिनट बाद ये सारे कंप्यूटर्स कांटेक्ट करेंगे आपके दूसरे डीएचसीपी सर्वर को, यानी कि जो फेल ओवर है। तो जैसे ही ये चारों कंप्यूटर इस सर्वर से कांटेक्ट करेंगे तो ये इस सर्वर को ये बताएंगे कि हमें ये आईपी एड्रेसेस मिले हैं, क्योंकि इस सर्वर के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये आईपी एड्रेसेस इन कंप्यूटर्स को मिले हैं, बिकॉज ये सिंक होने से पहले ही यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी ये सर्वर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये आईपी एड्रेसेस उसकी टेबल में अवेलेबल है या नहीं। अगर ये आईपी एड्रेस उसकी टेबल में अवेलेबल होंगे तो ये सेम एड्रेस उनको प्रोवाइड कर देगा, यानी कि ये यहाँ से एक्नॉलेज कर देगा इन सारे कंप्यूटर्स को कि आप ये आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। अगर इन केस कोई एक आईपी एड्रेस या फिर ये चारों आईपी एड्रेस कहीं इस सर्वर ने दूसरी जगह साइन कर दिए हैं तो ये स्ट्रेट अवे इन मशीन्स को दूसरा आईपी एड्रेस दे देगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम क्यों यूज करते हैं। तो ये मेन ऑप्शन है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम क्या होता है तो आप ये वहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे ही हमारा मेन सर्वर अगर किसी वजह से फेल हो जाता है या किसी वजह से बंद हो जाता है तो उसके कितने टाइम बाद उससे जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं यानी कि जो क्लाइंट्स कनेक्ट हैं वो इस सर्वर को कॉन्टैक्ट करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि ये आईपी एड्रेस स्टिल सही है या नहीं। तो आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। रिलेशनशिप नेम आपके सर्वर का नाम है, उसके बाद मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम क्या है 10 मिनट, मोड क्या रखा है हम लोगों ने लोड बैलेंस रखा है, स्टेट स्विच ओवर इंटरवल क्या है 5 मिनट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और लोड बैलेंस की परसेंटेज हम लोगों ने 50-50% रखी है। आप अपनी कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा फिनिश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा फेल ओवर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया, यानी कि जो स्कोप और पार्टनर सर्वर थे वो सक्सेसफुल हो गया। डिसेबल स्कोप्स और पार्टनर सर्वर, ये सारे स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ गया कॉन्फ़िगर फेल ओवर सक्सेसफुल, यानी कि हमारा फेल ओवर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। यहाँ से मैं करूँगा क्लोज। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये हम लोगों ने स्कोप बनाए थे तो ये सेम इन्फॉर्मेशन हमें अपने दूसरे सर्वर पर देखने की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आई है या नहीं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने दूसरे सर्वर पर। तो यहाँ से मैं एक्सेस कर लेता हूँ अपना टेस्ट सर्वर। तो टूल्स में जाके आपको ओपन करना है DHCP। तो DHCP यहाँ से आप जब ओपन करेंगे तो आपको जाना है अपने IP वर्जन 4 में। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्कोप है वो ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और IP वर्जन 4 पे क्लिक करता हूँ तो हमारा वो जो स्कोप है यहाँ पर फेल ओवर कॉन्फ़िगर हो गया है, यानी कि ये स्कोप हमने वहाँ पर बनाया था। और एड्रेस पूल में हमने रखा था कि हम लोग 110 से लेके 160 तक आईपी देंगे, और ये हम लोगों ने आईपी रेंज एक्सक्लूड की थी 115 से 120 तक। और एड्रेस लीज में अगर मैं जाता हूँ और ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर जिसको हमारे मेन DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस मिला था, मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। रिजर्वेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे रिजर्वेशन करते हैं, तो ये आईपी जो हमने रिजर्व किया था ये उसकी डिटेल आ रही है। स्कोप ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारे राउटर की डिटेल है, DNS सर्वर की एंड DNS डोमेन नेम की डिटेल यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद पॉलिसीज़, जैसे कि मैंने बताया था, ये आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी स्कोप की वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अगर हमारा मेन DHCP सर्वर फेल हो जाएगा तो ये सर्वर IP एड्रेस देना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग DHCP फेल ओवर क्यों बनाते हैं और ये कैसे काम करता है। तो अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4u.in पर। तो आई होप आपको DHCP की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आने वाले नई MCSA की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।